गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे। आपके यूनिट नंबर 2 का 7वां लेसन जो है लेसन नंबर 7, इसकी हम बात करेंगे जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो नाम, चैप्टर का जो नाम है उस नाम के आधार पर पूरा चैप्टर जो है वो बना हुआ है। इस चैप्टर में हम केवल और केवल वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वाष्प प्लस उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। हमने 6 नंबर चैप्टर में जल अवशोषण एवं रसारोहण की बात की थी। जल अवशोषण द्वारा जल जो है मूल में जाता है, और जल किस में जाता है? मूल में जाता है। और रसारोहण के द्वारा जो जल था वो कहाँ जाता है? वो फिर मूल से तने से होता हुआ शीर्ष भाग पर पहुंच जाता है, उसे रसारोहण हमने बोला था। दोनों प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन, पादप के पौधा या पादप जो है उसके वायवीय अंग जो भी हैं, वायवीय भाग या अंग, वायवीय भाग या अंग से जल का वाष्प के रूप में निकलना, जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। यह आपको याद रखना है। अब ये जल कहाँ से आया? जल अवशोषण से जल मूल में फिर शीर्ष भाग तक ये जल जो है पहुंचा। अब बात करते हैं कि जल फिर अंदर अवशोषित हुआ है, पौधे ने उसको काम लिया हुआ। पौधा जो होता है इस जल अवशोषित, जो अवशोषित जल है उसमें से कुछ जल उपापचयी क्रियाओं में काम ले लेता है। किस में काम ले लेता है? उपापचयी क्रियाओं में काम ले लेता है। और जो शेष जल बचता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। वाष्प के रूप में क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। इस प्रकार वायवीय भागों द्वारा शेष बचे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की हम बात करेंगे आगे। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधों के नीचे हमें नमी या ठंड महसूस होती है। इसी वाष्पोत्सर्जन की हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में रंध्र को। बात करेंगे इसकी विस्तार से। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और दूसरा जो है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, इसको बोला जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो पहला कौन सा हो गया? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा हो गया उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और 3 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसकी अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की टाइप्स की हम लोग बात करेंगे। तीनों में से हम एक को विस्तार से पढ़ेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो पहला कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। तो देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। नंबर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की किसकी बात करते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्ती जो होती है, देखो
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पत्ती सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पादप का। तो वाष्पोत्सर्जन में पत्ती जो होती है पौधे में उपस्थित, उस पत्ती की सतह पर कुछ रंध्र, कुछ क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और उन रंध्र की भी हम संरचना, क्रियाविधि सब पढ़ेंगे। तो पत्ती की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, ऊपरी व नीचे की जो सतह होती है उस पर क्या स्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। उन रंध्रों के माध्यम से जो जल की हानि होती है या जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसे क्या बोला जाता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अर्थात रंध्र के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये सबसे अधिक 50 से 97% भाग होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना भाग होता है, 50 से 97% भाग होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा है उपत्वचीय, क्यूटिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकुलर, ठीक है, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, मरुदबिदी जो पौधे होते हैं, कौन से पौधे, मरुदबिद जो पौधे होते हैं उनकी पर्णें उपत्वचा से ढकी हुई रहती हैं। क्यूटिकुल, उपत्वचा को क्यूटिकल बोला जाता है। इस क्यूटिकल से ढकी हुई रहती हैं। मरुदबिदी पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो उपत्वचा से ढकी हुई रहती हैं। साधारणतः ये जो उपत्वचा होती है ये जल के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य, मतलब ना तो विलय का प्रवेश ना विलायक का प्रवेश। लेकिन कुछ जगहों से ये या तो पतली होती है या टूटी हुई होती है। कुछ जगहों से या तो ये पतली होती है या क्या होती है, टूटी हुई होती है। तो वहाँ से जल का जो है वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मरुदबिदी पौधों की पर्णें उपत्वचा से ढकी हुई रहती हैं। वैसे तो ये जल के लिए अपारगम्य होती हैं, लेकिन कहीं से कुछ स्थानों से ये पतली व टूटी हुई होती हैं जहाँ से कुछ भाग जल का जो वाष्पित है वो हो जाता है। ऐसे वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। इसके बाद में देखिए इसकी जो प्रतिशत है ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% होता है। कितना होता है, 3 से 10% होता है। इसके बाद में है वातरंध्रीय, लेंटिकुलर। लेंटिकुलर की अगर बात करते हैं तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन देखो क्या होता है, जो काष्ठीय स्तंभ व फलों की सतह, कुछ काष्ठीय पौधों के स्तंभ हैं, ठीक है, कुछ फलों की सतह हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उनको वातरंध्र कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, वातरंध्र, जो काष्ठीय पौधों के स्तंभों व फलों की सतह पर पाए जाते हैं इन्हें वातरंध्र कहा जाता है। और इन्हीं वातरंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसकी मात्रा बहुत ही कम 0.1% होती है। कितनी होती है, 0.1% इसकी जो है प्रतिशत मात्रा होती है। इसके बाद में देखिए अब इन तीनों में अगर हम बात करें, हमारे इस अध्याय में हम किसकी बात करेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की विस्तार से बात करेंगे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र की संरचना कैसी होती है, रंध्रों के अंदर किस प्रकार से जल की क्रियाविधि है वो वाष्पित होती है, उन सब बातों की हम बात करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटा इसको बोला जाता है, स्टोमेटल जो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इसको बोला जाता है। इसकी बात करेंगे। देखो पत्ती आप लोगों ने देखी है, पत्ती की एक तो ऊपरी व एक निचली अधिचरम होती है। एक तो ऊपरी अधिचरम होती है, वह एक क्या होती है, निचली अधिचरम होती है। मान लीजिए ये इस प्रकार से पत्ती है, इस पत्ती की एक तो ऊपरी अधिचरम होती है और एक नीचे वाली अधिचरम होती है, ठीक है। तो उस निचली सतह व ऊपरी अधिचरम को क्या बोला जाता है, बाह्य त्वचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य त्वचा। और इन दोनों अधिचरमों के मध्य जो है पर्ण मध्योतक उत्तक बना रहता है। कौन सा, पर्ण मध्योतक उत्तक पाया जाता है, पर्ण मध्योतक उत्तक पाया जाता है। कक्षा 11 में हमने इसकी बात की थी। और अगर द्विबीजपत्री पादपों में बात करें तो खम्भ मर्दूतक व स्पंजी मर्दूतक से बने हुए होते हैं। कौन से, खम्भ जो सीधे खड़ी हुई कोशिकाएं जो हैं खड़ी हुई होती हैं, खंभे जैसी होती हैं, वह स्पंजी सल्की आकार की जो होती हैं स्पंजी मर्दूतक की बनी हुई होती हैं। तो इस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की हम बात करते हैं तो रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पित होना, इसी आधार पर, इस रंध्र के आधार पर
या रंध्र की उपस्थिति के आधार पर जो है पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में पत्तियों को बांटा गया है। तीनों भागों की हम बात करते हैं, कौन कौन से तीनों भाग जो हैं। देखिए तो तीनों भाग कौन कौन से हैं। पहला जो भाग है बच्चों वो है अधोरंध्री, अधोरंध्री पत्ती। कौन सा है? अधोरंध्री पत्ती। 1 नंबर जो भाग है वो है अधोरंध्री पत्ती, ठीक है, हाइपोस्टोमेटल। दूसरी है उभयरंध्री, उभयरंध्री पत्ती, ठीक है। और तीसरी है अधिरंध्री, अधिरंध्री पत्ती, ठीक है। 3 पत्तियां हैं, अधोरंध्री पत्ती, उभयरंध्री पत्ती और अधिरंध्री पत्ती। तीनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधोरंध्री दोरंध्री पत्ती। अधोरंध्री की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो इसको हाइपोस्टोमेटिक क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोमेटिक बोला जाता है। ये जो पत्ती होती है, देखो मैंने आपको बताया था रंध्र जो है वो ऊपरी व निचली सतह दोनों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी केवल निचली सतह पर, कौन सी सतह पर? केवल निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। केवल निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेब है, संतरा है, ये जो होते हैं इनकी केवल, इनकी पत्तियां जो होती हैं उनकी केवल निचली सतह पर ही रंध्र उपस्थित होते हैं और उन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार को सेब प्रकार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेब प्रकार भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो हैं उनके अंदर यही प्रकार जो है वो पाया जाता है, ठीक है। उनके अंदर यही प्रकार जो है वो पाया जाता है। दूसरा है उभयरंध्री पत्ती। उभयरंध्री पत्ती की अगर बात करें तो एम्फिस्टोमेटिक, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो उभय का मतलब होता है दोनों, तो दोनों सतह पर, निचली व ऊपरी दोनों सतहों पर अगर रंध्र पाए जाते हैं, दोनों सतह पर अगर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एम्फिस्टोमेटिक या उभयरंध्री पत्तियां कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मक्का है, जेई है, घास है, मक्का है, जेई है, घास है, इन पादपों के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनको जेई प्रकार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जेई प्रकार भी इनको बोला जाता है। अधिकांश एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके अंदर यही पत्तियां पाई जाती हैं। एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके अंदर यही पत्तियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अधिरंध्री पत्तियों की, 3 नंबर इपिस्टोमेटिक, इपिस्टोमेटिक पत्तियों की अगर बात करते हैं, अधिरंध्री पत्तियों की, तो इनमें केवल रंध्र जो है वो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। केवल कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जैसे वाटर लिली है, पलावी पौधे हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अगर बात करें तो इनको कुमुदिनी प्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमुदिनी, कुमुदिनी प्रकार भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें उपप्लावी जलोद्भिद जितने भी पौधे हैं, अधिकांश पौधे जो हैं उनमें यही प्रकार पाए जाते हैं कि जिनके रंध्र जो है वो ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकारों की बात की पत्तियों की। एक तो रंध्र के आधार पर अधोरंध्री, उभयरंध्री, अधिरंध्री। अधो का मतलब केवल निचली सतह पर रंध्र, उभयरंध्री का मतलब दोनों सतहों पर, अधिरंध्री का मतलब केवल ऊपरी सतह पर जब रंध्र उपस्थित होते हैं तो उन्हें ये बोलते हैं। कई बार इनमें से जो पर्सन है वो पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनके आपको उदाहरण, सेब प्रकार किसे कहते हैं? अधोरंध्री को। जेई प्रकार बोलते हैं उभयरंध्री को। कुमुदिनी प्रकार बोलते हैं अधिरंध्री पत्तियों को। तो ये आपको इनकी सतह पर उपस्थित रंध्रों के आधार पर जो क्या है, इनको पत्तियों को बांटा गया है, जिसमें द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री व मरुद्भिद या उपप्लावी जलोद्भिद जितने भी पौधे हैं उनके रंध्रों की बात
की गई है। अब आगे हम बात करते हैं रंध्र की संरचना की, कि रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है। इस संरचना की स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना की बात करते हैं। तो रंध्र की बात कर ली हमने, पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो संरचनाएं होती हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। इनके आधार पर पत्तियों के प्रकारों की बात, संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले रंध्र जो होते हैं वो दो द्वार कोशिकाओं से, वर्गाकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और उन वर्गाकार कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहा जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है। वर्गाकार मतलब किडनी के जैसी, इस प्रकार से मैं बना देता हूं। इस प्रकार से दो वर्गाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। इन ये द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छिद्र। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है रंध्रीय छिद्र। क्या कहा जाता है, रंध्रीय छिद्र इनको बोला जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर बाह्य त्वचा के अलावा अन्य कोशिकाओं की भिन्न कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। अर्थात इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। इस प्रकार से जो है कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सहायक कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक है। अब जब ये द्वार कोशिकाएं क्या होंगी, स्फीत होंगी। स्फीत का मतलब क्या होता है, फैलना। जब ये फैलेंगी, फूलेंगी तो ये द्वार खुल जाता है। ये आपको जो कोशिका दिख रही है ये स्फीत कोशिका है। ठीक है, स्फीत संरचना है, फूले हुए हैं द्वार कोशिकाएं, इसलिए ये क्या हो जाती हैं, द्वार रंध्र है वो खुल जाता है। ये द्वार जो कोशिकाएं होती हैं ये भीतर से मोटी होती हैं और बाहर से क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक कोशिका हो गई, इसका नाम हो गया सहायक कोशिका। ये हो गई द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। ठीक है, ये हो गया रंध्रीय छिद्र। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है होती हैं। ये फूलने से क्या होंगे, रंध्र खुल जाते हैं, और सलत या पिचकने से, द्वार कोशिकाएं पिचकने से क्या होगा, ये रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। तब देखो कैसी संरचना बनती है, इस प्रकार की जो संरचना है वो बनेगी, इस प्रकार की संरचना बनेगी। इधर बना देता हूं। ये द्वार कोशिकाएं मैं बना रहा हूं, दोनों द्वार कोशिकाएं हो गई, ये सहायक कोशिकाएं हो गई। ठीक है, ये सहायक कोशिकाएं हो गई। ठीक है, इनके बीच में ये जब सलत हो जाएंगी या पिचक जाएंगी तो ये रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसकी हम क्रियाविधि की भी बात करेंगे, ये बंद इस प्रकार से क्यों हो जाते हैं। तो ये कोशिका कौन सी हो गई, सलत कोशिका। ठीक है, सलत हो गई, और ये क्या हो गई, स्फीत कोशिका। ठीक है, ये तो हो गए बंद तंत्र, बंद तंत्र, और ये हो गया खुला तंत्र। तो इस प्रकार से जो है द्वार की संरचनाएं होती हैं। अगर रंध्रों की संख्या हम बात करें तो पत्ती में रंध्र की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 100 से लेकर 60,000 तक संख्या जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज हमने बात की रंध्र
वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, 3 प्रकार, और फिर रंध्र के आधार पर पत्तियों के प्रकार और रंध्र की संरचना। कल वाले में हम मेथड्स पढ़ेंगे, इनकी गति का मेथड्स, कि रंध्र गति जो होती है, ठीक है, उसके हम खुलने और बंद की जो गति होती है उसकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।